हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेल्फ असेसमेंट पेपर सेकंड जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन है मीथेन इज अ वन कार्बन कंपाउंड इन विच कार्बन इज अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम। इट इज अ कलरलेस अडरलेस। अडरलेस मतलब होता है जिसके पास कोई स्मेल भी ना हो। कलरलेस का मतलब कोई कलर ना हो। एंड ये नॉन टॉक्सिक है, फ्लेमेबल गैस है। फुल स्टॉप। स्टडी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट। और फर्स्ट मतलब ये कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन है मीथेन के अबाउट। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ए, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड। तो याद रखिए ये हाइड्रोकार्बन है और इसमें जिस तरह का जो बॉन्ड होगा, ठीक है, वो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? ये बॉन्ड होगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से हो गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बी, व्हाई आर सच कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे कंपाउंड्स जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? तो इस कारण से होते हैं क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स के पास फ्री आयंस नहीं होता है। फ्री आयंस यदि होता तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो मॉल्टन फॉर्म में हो चाहे वो फ्यूज्ड फॉर्म में हो। उस केस में फ्री आयंस होना चाहिए। यदि फ्री आयंस होगा इसी से वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक एलिमेंट है X जिसका कि एटॉमिक नंबर जो हो गया वो हो गया 13, ठीक है। तो ऑफ ए केमिकल एलिमेंट is the number of protons found in the nucleus of every atom of that element. In an uncharged atom, the atomic number is also equal to number of electrons. ये सब हम जान रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? इक्वल क्वांटिटी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रुप एंड पीरियड to which this element X belongs। यानी इस X एलिमेंट का ग्रुप बताना है। तो ग्रुप जान जाइए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो क्या होगा? 283 हो गया। तो इसका मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। तो इसका ग्रुप नंबर हो गया 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कितने हो गए? 10 प्लस 3 यानी 13। इसका ग्रुप नंबर हो गया कितना? 13। जितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 10 जोड़ देंगे। लेकिन उसमें ध्यान देना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 2 से ज्यादा होगा तो उस केस में ग्रुप नंबर जानने के लिए हम 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। पीरियड की बात करनी है कि पीरियड कौन सा होगा इसका? देखिए कितने सेल हैं? 1 2 3। इसमें 3 सेल हैं। तो 3 सेल होने का मतलब ये कौन सा पीरियड है? इसका तीसरा पीरियड है। बी क्वेश्चन है, इज दिस एलिमेंट X इज ए मेटल और नॉन मेटल। तो याद रखना है कि जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा या फिर 2 होगा या 3 होगा तो ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं वो होंगे मेटल्स के, ठीक है, ये मेटल्स के होंगे। इसका मतलब X क्या हो गया? X हो गया मेटल, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर बस यही है कि मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या फिर जो वैलेंसी होगा वो मेटल का वैलेंसी 1 हो सकता है, ठीक है। मतलब देखिए 1 तो नॉन मेटल का भी हो सकता है। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें ज्यादा बेहतर रहेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। वैलेंसी की बात नहीं करेंगे क्योंकि वैलेंसी में आप नॉन मेटल्स वगैरह के भी देखेंगे तो सेम दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। थर्ड कह रहा है कि इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बाद यहाँ पे कुछ टेबल बना है। आप मैं जो हूँ ये सेल्फ असेसमेंट जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। ऑस्वाल का अभी मेरा जितना भी सैंपल पेपर है सब ऑस्वाल का ही है। तो उसमें आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इसमें जो है कह रहा है आइडेंटिफाई द टेबल XYZ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए जो है ये कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है XYZ। तो देखिए X है क्या? X जो है क्योंकि ये वोमेन से एरो निकला है तो X के लिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हो गया ओवरी। X क्या हो गया? ओवरी हो गया, ठीक है। Y क्या हो गया? देखिए तो Y कहाँ पे है? तो Y जो है
जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी वाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जाइगोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जेड, जेड क्या है तो देखिए, तो जेड जो है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के बाद फिर वो क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है ना, फीटस। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, प्रोजेनी या फिर क्या कहेंगे, ऑफस्प्रिंग। बात समझ में आ गई, ये हो गया, ठीक है। अब जानना है बी, बी क्वेश्चन जो है कि वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी। तो फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कहाँ होता है स्टूडेंट, तो फीमेल बॉडी में, ह्यूमन की फीमेल बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में या फिर उसको कहते हैं ओविडक्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखना है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो फिगर दिया हुआ है और वो पॉलिनेशन के साथ साथ जो प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होता है इसका डायग्राम उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। तो 4 का ए देख लेते हैं। ए में क्या है, आइडेंटिफाई ए, जो लेबल है ए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। ए जो है वो है पॉलन ग्रेन्स, ए क्या है, पॉलन ग्रेन्स। और जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो एक पॉलन ग्रेन्स 2 मेल गैमेट्स को कैरी कर रहा होता है, ठीक है। कैन आई एक्सप्लेन हाउ इट रीचेस पार्ट बी, कह रहा है कि ये पार्ट बी में कैसे रीच करता है। देखिए पॉलन ग्रेन्स में जो भी कंटेंट होगा, जो भी उसमें पेयर ऑफ मेल गैमेट्स होंगे वो पॉलन ट्यूब के माध्यम से, पॉलन ट्यूब के थ्रू, ठीक है, स्टाइल में होते हुए वो कहाँ चले जाते हैं, ओवरी में चले जाते हैं। तो बी क्या होगा, तो ये हो गया कि इस तरह से जो है ना वो स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, ओवरी, और ओवरी के बाद वो अंदर में ओव्यूल वगैरह में पहुँचेंगे। डी है, व्हाट हैपेंस टू द पार्ट मार्क डी, डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर। कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन ओवर हो जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट इसमें डी को जो मार्क किया है वो या तो ओव्यूल ही लग रहा है या फिर सिनर्जिड वगैरह है। तो याद रखिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ एक जो होगा वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके वो जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई यानी पोलर न्यूक्लियाई उससे एक और मेल गैमेट फ्यूज करेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा, और बाकी जो भी एंटीपोडल सेल्स हैं, सिनर्जिड्स वगैरह है, सारे के सारे डीजेनरेट हो जाएंगे। यदि उसको लेवल कर रहा है तो आप ऐसे आंसर कर दीजिएगा, और नहीं तो यदि ओव्यूल है, ठीक है, तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप कर जाता है सीड में, और ओवरी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप कर जाता है फ्रूट में, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट कह रहा है इन अ क्रॉस बिटवीन प्लांट विद पर्पल फ्लावर एंड प्लांट विद व्हाइट फ्लावर, द F1 had all white flower. When F1 generation was self-bred, the F2 generation gave rise to 100 individuals, 75 of which had white flower. Make a cross and find the genotype of F2 individuals. What is the ratio of purple and white flower in F2 generation? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऑपोजिट कर दिया है। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि पाइसम सेटिवम में जो पर्पल है कलर या फिर इसको वायलेट कलर कहेंगे, ये डोमिनेंट कलर है ओवर व्हाइट। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं भाई, व्हाइट जो कलर है वो डोमिनेंट है, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है वो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो जब F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग रेडी हो रहे हैं वो सारे के सारे व्हाइट हैं, इसका मतलब व्हाइट जो हो गया वो डोमिनेंट हो गया। तो इसका क्रॉस कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे 5, ये हो गया व्हाइट का और ये हो गया पर्पल, ठीक है, ये हो गया पर्पल का और ये हो गया व्हाइट। इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है, आप लोगों को मैं बहुत बार क्रॉस करके बताया वो हम, चलिए फिर से कर देते हैं। ये सब स्मॉल w है, स्मॉल w है, ठीक है। इसके बाद इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं, कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w,
कैपिटल W स्मॉल w, सब के सब क्या हो जाएंगे, F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन हो गया, यानी सब के सब क्या है, ऑल आर वाइट, सब के सब क्या है, वाइट है। तो इसमें क्वेश्चन नहीं ऐसा कह रहा है, जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो F2 जनरेशन में आपको पता है कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो F2 जनरेशन में रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1, ये जीनोटाइपिक रेशियो, यानी 1 क्या हो जाएगा WW, 2 क्या हो जाएगा W स्मॉल w, एंड 1 क्या हो जाएगा स्मॉल w स्मॉल w, ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। अब इसमें जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो होगा 3:1, क्या होगा वो 3:1। चलिए इस तरह से हम लोग इसको कर लिए, ठीक है। ये हो गया पर्पल, मतलब ये 3 हो गया व्हाइट और 3 हो गया व्हाइट और 1 हो गया पर्पल। चूंकि इसमें व्हाइट को डोमिनेंट क्वेश्चन में कह रहा है, इसका आंसर हम लोग को व्हाइट को डोमिनेंट लेकर बनाना पड़ा, अदरवाइज हम लोग को पता है कि पर्पल एंड जो वायलेट कलर होता है फाइसिक सैटिवा में वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। चलिए इसमें और क्वेश्चन है, और में स्टूडेंट क्रोमोसोम का फिगर बना हुआ है और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का फिगर बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, और पूछ रहा है कि एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजेनी इज मेंटेन्ड। देखिए जैसे हम लोग ह्यूमन की बात करें, जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ लें, जैसे ह्यूमन में बात कर रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे मेल गैमेट, जो मेल गैमेट होगा, ठीक है, इसके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये मान लेते हैं N, ठीक है। और दूसरा जो है फ्यूजन होगा, तो फीमेल गैमेट में एक और सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है, ये N, और दोनों जो है फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा 2N, यानी ये हो गया क्या जाइगोट, और ये जाइगोट कैसा होगा, तो ये जाइगोट होगा डिप्लॉयड, ठीक है। ये जाइगोट कैसा होगा, ये होगा डिप्लॉयड, और इस तरह से जो है क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मेल गैमेट के साथ आया एंड अदर जो है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम फीमेल गैमेट से आया, दोनों का फ्यूजन हो गया, तो क्या बन गया जाइगोट। तो बस इस तरह से स्टोर रहता है, क्योंकि यहां फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप पढ़ लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब एक पैसेज है, इसको आप स्टडी कर लेंगे, और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच प्लेन शुड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बी प्लेस्ड सो दैट इट passes through the point A and there is no change in the direction of the compass। देखिए याद रखना है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं, ठीक है, तब जाकर क्या होता है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और यदि हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली प्लेस करेंगे तो किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं करेगा। तो इसमें कह रहा है कि इस पॉइंट ए पे कैसे रखेंगे, तो बस पॉइंट ए पे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स का जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स का, बस उसी की डायरेक्शन में रख देंगे, यानी पैरेलल रख देंगे। पैरेलल रखेंगे तो कभी भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करेगा। बी, इसमें बी क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात आएगी कंपास नीडल की, तो जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्सपीरियंस किया जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगा, ठीक है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो यही चीज को बताता है कि व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज परपेंडिकुलरली प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड then the force acting on that conductor is also perpendicular to these two physical quantity, ठीक है। ये है, इससे इसमें एक और क्वेश्चन है और वाला भी जो सॉल्व कर ले स्टूडेंट, और भी बहुत आसान है। क्या व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है क्या, बहुत आसान है, जो कि करंट की वजह से किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डेवलप कर जाता है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाएगा
यही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वही हो गया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगा तो ये कहलाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जस्ट बाय वाचिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए भाई, सर्कुलर लूप में पोलैरिटी हम लोग कैसे जानेंगे, तो पोलैरिटी जानने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, जब सर्कुलर लूप में यदि करंट का फ्लो, ठीक है, जिधर एंटी क्लॉकवाइज होगा उधर नॉर्थ पोल होगा और जिधर क्लॉकवाइज होगा उधर साउथ पोल होगा, ये याद रखना है। ठीक है, हम लोग बहुत आसान तरीका बच्चों को बताते हैं कि यदि कोई सर्कुलर लूप में करंट का फ्लो हो रहा है ना, तो यदि वो इस तरह से हो रहा है, मान लीजिए कि सॉरी वो जो है कुछ इस तरह से हो रहा है यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कहने का मतलब है कि ऐसे लिख दिए, ऐसे क्लॉकवाइज हो गया है ना, इसका मतलब ये साउथ पोल हो गया। और जब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है मतलब एन को ऐसे कर दिए है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया नॉर्थ पोल। बस ये याद रखना, सर्कुलर लूप में यदि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो वहां पे पोलैरिटी नॉर्थ का होगा, क्लॉकवाइज हो रहा है तो पोलैरिटी वहां पे साउथ का होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है 7, Rahul was studying a terrestrial food chain. He observed the flow of energy as follows. इसमें बता रहा है, क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, if autotrophs occupying the first trophic level are called producer, what are the herbivores called? देखिए, जब प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर होंगे तो हार्बिवोर्स यानी जो कि प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, तो हार्बिवोर्स क्या हो जाएंगे, तो हार्बिवोर्स होंगे स्टूडेंट 7 का ए, तो हार्बिवोर्स को आप कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी डज द लायन गिव इन द एवर फूड चेन। देखिए बी, देखिए भाई ट्री के पास टोटल एनर्जी है 1000 किलो जूल, तो वहां से 10% जाएगा गोट के पास, तो गोट के पास 10% जाएगा यानी कितना जा रहा है, देखिए ट्री हो गया, फिर इसके बाद गोट है दिया हुआ, फिर इसके बाद क्या है लायन है दिया हुआ। ठीक है, तो ट्री के पास जो है टोटल एनर्जी है कितना 1000 किलो जूल, तो 1000 किलो जूल है, तो 10% लॉ के अनुसार गोट के पास कितना जाएगा, गोट के पास जाएगा 100 किलो जूल। ठीक है, 10% की एनर्जी का सप्लाई होना है, और गोट से फिर लायन के पास कितना जाएगा, इसके पास सिर्फ 10% ही जाएगा, तो 10% जाएगा यानी 10 किलो जूल जाएगा। ठीक है, और वाले में हम लोग को देख लेना, और का क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ स्टूडेंट पर क्या है, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, तो सबसे कम एनर्जी का ट्रांसफर किसके किसके बीच में होगा, तो देखिए यहां पे 3 लेवल दिया हुआ है, यहां 3 लेवल दिया हुआ है, तो सबसे कम जो होगा ट्रांसफर वो होगा यानी जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर्ड होगा वो होगा आपका किसके बीच में, प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर से किसमें होगा, प्राइमरी कंज्यूमर से होगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ट्रांसफर होगा। ठीक है, एंड कह रहा है कि द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट टू द इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच, और सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस कब होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस कहां से होगा, प्रोड्यूसर से, ये याद रखेंगे हमेशा, प्रोड्यूसर से मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता है, मैक्सिमम एनर्जी इज लॉस्ट, सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस टीएम से होगा। ठीक है, बहुत आसान है, जैसे यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि टी जो है के पास टोटल एनर्जी है 1000 किलो जूल, इससे सिर्फ 100 किलो जूल एनर्जी का लॉस कितना हो गया, 900 किलो जूल एनर्जी लॉस हो गया, सबसे ज्यादा लॉस किसी में होता है ना। सेक्शन बी स्टूडेंट, अब मैं बता रहा हूँ सेक्शन बी, सेक्शन बी में देखिए कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वैलेंसी वगैरह का डेफिनेशन क्या होता है, तो वैलेंसी का डेफिनेशन होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है 8 का ए क्वेश्चन है, ये कह रहा है ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो देखिए
स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रुप की मान लीजिए कि कोई एलिमेंट x है और ये ग्रुप फर्स्ट के है, इसका मतलब है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 एंड वैलेंसी भी 1, और ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के और ग्रुप 13 के जो भी एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शन भी है ग्रुप 30 वगैरह में। ठीक है, तो x हो गया मेटल और ऑक्साइड का मतलब हो गया -2 और मेटल है तो +1, प्लस क्रॉस कर देंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा H2O, कंपाउंड हो गया। तो B और ऐसे इसका केमिकल नेचर में आपको लिख दूं तो ये मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड का केमिकल नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक नेचर होता है। यदि क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा हो पूरा डिटेल लिखिए। कह रहा है हैलाइड ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 13 यदि हैलाइड बनाएगा तो ग्रुप 13 है, यानी मान लो Y एलिमेंट है जो कि ग्रुप 13 का है, तो ग्रुप 13 का होने का मतलब उसका वैलेंसी कितना हो गया +3, और हैलाइड का मतलब हो गया क्या, कोई हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, है ना। तो मान लेते हैं हम इसको कि वो फ्लोरीन है या फिर मान लेते हैं क्लोरीन है, इसका वैलेंसी -1, तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा, कैसा बनेगा YCl3। ठीक है, ये हो गया। सी कह रहा है कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप 2 combines with an element B of group 17। एक और क्वेश्चन है इसमें। सी कह रहा है कि एक एलिमेंट A है जिसका ग्रुप नंबर क्या है 2 है, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी भी क्या हो गया +2, और ये रिएक्ट कर रहा है एलिमेंट B से जो कि ग्रुप 17 का है। तो ग्रुप 17 का है इसका मतलब -1, तो ये क्या हो जाएगा AB2। बस आसान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, फॉलोइंग में एक्सप्लेन करना है। बहुत आसान है। नाइन का ए, देखिए 9 का ए जो है सबसे बहुत आसान चीज है। कह रहा है, वैसे इसमें आपको मैं बता दूं कि 9 का ए बी एंड ए बी ये सब जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि जो इथेनोइक एसिड है वो वीक एसिड कैसे है। ठीक है, तो प्रोपेन जो है वो सिर्फ उसमें एडिशन रिएक्शन क्यों होता है। तो ये स्टूडेंट आउट ऑफ सिलेबस है, वो इस बार टर्म 1 में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इस कारण से इसको मैं छोड़ रहा हूं, उसको मैं लेफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखता हूं और वाला क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड आर कॉल्ड अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, C4H10 बिलोंग टू विच ऑफ दीस। देखिए ये जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो ये कंपाउंड है ये है आपका हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें अल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एंड अल्कीन एंड अल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि C4H10, तो C4H10 जो है वो क्या है, तो C4H10 जो है वो याद रखना है, C4H10 ये है ब्यूटीन, ये है ब्यूटीन, ब्यूटीन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्टडी द गिवन क्रॉस थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन इन F1। F1 में सेल्फ पॉलिनेशन करके कुछ ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले कुछ ब्लैंक्स को फिल करना है, उसका आंसर करना है। F1 जनरेशन में भाई एक ब्लैंक होगा, इसमें फिल वो होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो सीड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द F2 प्रोजेनी, व्हाट आर द रेशियो। तो इसमें आपको याद रखना है कि F2 जनरेशन में जो रेशियो होगा डाइहाइब्रिड क्रॉस का, F2 जनरेशन, ठीक है, इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस इस कारण से, डाइहाइब्रिड क्रॉस इस कारण से क्योंकि यहाँ पे टू कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, तो कितना रेशियो होगा, फिनोटिपिक रेशियो होगा वो है 9:3:1, ये फिनोटिपिक रेशियो आपका होने जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द रिजल्ट इन F1 जनरेशन सिग्निफाइज। F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या आएगा? तो भाई F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट है, ठीक है, वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा, यानी F1 जनरेशन में जो भी आपको सीख होंगे वो कैसे होंगे? राउंड एंड येलो होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं 11, 12, 13, 14, 15। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम आप लोग देख लेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का 1 सॉरी 11 का ए, बहुत आसान है। 11 का ए है, इसमें कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर टू बल्ब्स व्हेन द बल्ब B1 गेट फ्यूज्ड। देखिए इसमें 3 बल्ब हैं एंड ऑल 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए पैरेलल में यदि कोई एप्लियंस से कोई फ्यूज भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी एप्लियंस जो है ना वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। ठीक है, एक बात, यानी यदि कोई बल्ब फ्यूज भी हो गया तो बाकी जो बल्ब सही है वो वर्क करेगा, क्योंकि सारे बल्ब्स में पैरेलली कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस इन द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A व्हेन द बल्ब B गेट फ्यूज। यदि B जो है वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो B में करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी A2 का रीडिंग हो जाएगा 0। ठीक है, A1 का रीडिंग वही होगा जो पहले उसमें करंट का फ्लो हो रहा था 1 एम्पीयर, फिर A3 में भी वही होगा जो पहले करंट का फ्लो हो रहा था वो हो गया 1 एम्पीयर। लेकिन जो A है, जो टोटल करंट की बात हो रही थी, जब बल्ब जो फर्स्ट था, ठीक है, वो वर्क कर रहा था। देखिए मतलब जो भी है कि पहले चूंकि तीनों बल्ब वर्क कर रहा था तो उस समय करंट निकाले थे तो 3 एम्पीयर निकला था। अब कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया है तो जो टोटल करंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पीयर ही होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।